हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में किरण प्रकाशिकी के लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उस प्रतिबिंब की विशेषताएं, है ना। जैसे प्रतिबिंब कब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, ये सारी विशेषताएं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो उसको सबसे पहले, है ना, हम ये समझते हैं कि दर्पण के सामने वस्तु रखी रही तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, कितनी पीछे बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, तो वही देखने के लिए हम उसको एक डेरिवेशन से समझते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि M1 M2 कोई हमारा समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने हमने कोई बिंदु वस्तु O मान ली है जो कि वास्तविक वस्तु है, ठीक है। और इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण इस तरह से जो, ठीक है, अभिलंब से आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही, तो परावर्तन के नियम अनुसार ये इस तरह से परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, जिन्हें हमने नाम दे दिया इस आपतित किरण को OB और इस परावर्तित किरण को BC, ठीक है। तो और ये जो अभिलंब है इसको नाम दे दिया हमने NB, ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण, इसे हमने नाम दे दिया R, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वस्तु से चलने वाली पहली किरण जो इस तरह से परावर्तित हो जा रही है, ठीक है। अब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए, दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है ना। तो पहली किरण तो ये हो गई। अब दूसरी किरण हमने यहाँ पर ये ले ली, ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया OA, ठीक है। अब ये जो किरण है ना, कैसे आपतित हो रही है दर्पण पर, लंबवत आपतित हो रही है। तो लंबवत आपतित होने वाली किरण, ठीक है, बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो ये वाली जो किरण है ना, उसी मार्ग में विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, तो उसको हम ऐसे समझे, जैसे हमें परावर्तन के नियम मालूम है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, ठीक है। अब यहां से, है ना, जैसे हमने मान लिया कि जो आपतित किरण है ना, ये हमारा अभिलंब आपतित किरण के लंबवत समांतर आपतित हो रहा है, अभिलंब के समांतर आपतित हो रही है। ये हमारी क्या है, आपतित किरण है ना, जो दर्पण पर लंबवत है, और दर्पण पर लंबवत है तो फिर अभिलंब के कैसी होगी, समांतर, और अभिलंब के समांतर है तो फिर यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण कैसा हो गया, समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना हो गया, 0। मतलब आपतित किरण अभिलंब से कितना कोण बनाते हुए आपतित हुई है, 0 कोण पर। तो फिर परावर्तन कोण भी कितना ही होगा, 0 होगा। परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसका अर्थ ये होगा कि परावर्तित किरण भी अभिलंब के समांतर वापस उसी दिशा में लौट आएगी। तो इसलिए हमने कहा कि यदि प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है दर्पण पर तो वो बिना विचलित हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ओके, तो अब यहां से, ठीक है, ये दोनों प्रकाश किरणें, है ना, एक प्रकाश किरण इस तरह चली गई, एक प्रकाश किरण परावर्तित किरण ऐसे चली गई। मतलब दोनों भी किरण वास्तव में कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वस्तु वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, लेकिन हम इन किरणों को अगर ऐसे पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, ओके, ये वाली ऐसे, तो ये हमें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी और बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु को हमने नाम दे दिया I, ठीक। तो प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर वो कहां पर प्रतिच्छेद करते हुए दिखेगी, बिंदु I पर। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वस्तु वास्तविक है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसका, आभासी, क्योंकि प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर बना है, ठीक है। तो हमको प्रतिबिंब की एक विशेषता तो समझ में आ गई कि प्रतिबिंब अगर वस्तु कैसी हो, वास्तविक हो दर्पण के सामने, तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, है ना। अब एक विशेषता हमें पता चल गई, और दूसरी विशेषता
कि अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से कितनी पीछे बनेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि वस्तु दर्पण के सामने कुछ दूरी पर है ना, x दूरी पर है, तो फिर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, है ना। तो यही प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमारा ये पूरा डेरिवेशन रहेगा कि प्रतिबिंब दर्पण में कितनी पीछे बनेगा। ओके, तो ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं, M1 M2 समतल दर्पण हो गया, OA और OB ये हमारी हो गई आपतित किरणें, ठीक है, और BC और AO, BC और AO ये हो गई परावर्तित किरणें, NB हो गया अभिलंब, ठीक है, और NBO ये हमारा आपतन कोण जिसे हम I से दर्शा रहे हैं, NBC ये हमारा परावर्तन कोण जिसे हम R से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो हमारा जो पूरा डेरिवेशन है तो क्या किसके लिए चलेगा कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसके लिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, हमें पता है, ठीक है, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या बोल सकते हैं हम कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण को हमने दर्शाया I से, परावर्तन कोण हो गया R, ठीक। नेक्स्ट अब देखना यहाँ पर देखो कि हमें ज्ञात तो ये करना है कि प्रतिबिंब कितनी पीछे बन रहा है ना। तो अब उसका जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए। तो इस डेरिवेशन में हमारे पास जो त्रिभुज हमको बनते हुए दिख रहे हैं, है ना, त्रिभुज कौन सा, OAB एक त्रिभुज ये हो गया, है ना, और IAB ये दूसरा त्रिभुज। तो हमें इन्हें सर्वांशम सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो इनको सर्वांशम सिद्ध कर देंगे तो हमें प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी कि वो कितनी पीछे बनता है ना। तो हमारा इस डेरिवेशन में उद्देश्य क्या है, इन पहले गणितीय रूप से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करेंगे और फिर उसी से हमको ज्ञात हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखना, ओके। अब हम यहाँ कोण देखते चले, ठीक है। ये हमारा कोण है NBM1, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से बना कोण है इस तरह से, ये हम अलग से बता देते इसको NBM, है ना। ये पूरा कोण कितने का है, तो हमको पता है कि ये अभी अभिलंब है, ये 90 का कोण है ना, पूरा कोण। अब इसमें से ये वाला कोण कितना हो गया I, ठीक है, ये कोण हो गया I। तो फिर बचा हुआ कोण कितना हुआ 90 माइनस I। कौन से कोण की बात कर रहे हैं हम, OBM1 की, है ना। तो हम कौन से कोण का मान देख रहे हैं, पहले OBA लिखे या OBM1 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर कोण OBA, ठीक है, कोण OBA, ठीक, इसका मान कितना हो गया 90 माइनस I, ठीक है। अब इसी तरह से, ठीक है, ये वाला जो कोण है ना, ये अब ये पूरा कितना है, ये 90 है, 90 है पूरा, ओके। उसमें से ये R हो गया, तो ये कोण कितना हो गया हमारा 90 माइनस R। मतलब कौन से कोण का मान की बात कर रहे हैं हम, कोण CBM2 की, ठीक है। तो कोण CBM2, है ना, CBM2 कितना हो गया 90 माइनस R से, ठीक है। अब यहाँ पर, है ना, इन दोनों कोणों को देखें, OBA CBM2, है ना, OBA, ठीक, OBA और CBM2 ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं, हाँ, दोनों बराबर होगी। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों के मान कैसे 90 माइनस I है एक का मान, दूसरे का 90 माइनस R, और जहां हमको पता है कि I और R दोनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं OBA बराबर हो गया किसके, CBM2 के, ठीक है, पहला बिंदु। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस कोण पर हम ध्यान देते हैं, ये वाला कौन सा
IBA, ठीक है, कोण IBA। अब IBA का मान कितना होगा, है ना, तो ये कोण देखिए, ये दोनों कोण बिल्कुल कैसे हैं, समूह कोण है। तो समूह कोण हुए तो दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो IBAB किसके बराबर हो गया यहाँ पर, IBAB बराबर हो गया किसके, CBM2 के। ओके, CBM2। क्यों, इसका कारण हम लिख देंगे, दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से इन दोनों से, ठीक है, क्या सिद्ध हो गया हमारे पास, कोण OBA बराबर आ गया कोण IBA के, है ना, OBA IBA, क्योंकि दोनों बराबर है CBM2 के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, मतलब हमारे पास क्या सिद्ध हो गया, ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है ना। तो हम कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों, अतः त्रिभुज OAB व त्रिभुज IAB में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांग सिद्ध करने के लिए उनके कुछ पॉइंट्स, है ना, समान होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं। तो ये वाली AB और AB, है ना, रेखा AB और AB, ये दोनों ऐसी है ना, ये रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब ये वाला कोण, ठीक है, कोण OAB, कोण OAB बराबर हो गया किसके, OAB, ठीक है, 90 है, IAB ये भी 90 अंश है, मतलब OAB बराबर है IAB के। ठीक है, ठीक, मतलब दोनों ऐसे कोण हैं, लंबवत कोण, क्योंकि 50 के अंश पे लंबवत होती है मानी हमने, है ना, या बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये नेक्स्ट, अब यहां से जो हमने सिद्ध कर चुके हैं ना, दो विशेषताएं तो हमको पता चल गई। तीसरी ये वाली, कौन सा कोण, OBA और IBA, ये दोनों कोण O, ठीक है, BA बराबर है IBA के, OBA IBA, है ना, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको क्या कारण दे दें, समीकरण से 1 से, या ऊपर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, लिख सकते हो सिद्धता से, है ना। तो अब 3 विशेषताएं समान हो गई है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज हो गए, है ना। अतः ये तब त्रिभुज OAB सर्वांग सम होगा त्रिभुज IAB के, है ना, कोण भुजा कोण परमे से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर, है ना, हमें पता है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है, बराबर होती है ना। तो हम लिख सकते हैं OA बराबर हो गया किसके, AI के, OA बराबर हो गया किसके, IA के। ठीक है, अब OA क्या है ना, तो OA है दर्पण के सामने वस्तु की लंबवत दूरी। ठीक है, ये क्या है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वस्तु की लंबवत दूरी, है ना। IA क्या है, ये दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की लंबवत दूरी।
ठीक है, तो यही हमको ज्ञात करना था जो कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ओके, तो यहां से हमको है ना अभी तक क्या क्या बातें समझ में आ गई इससे। पहली बात तो यह है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ओके, दूसरा कि कहाँ कितनी पीछे बनेगा, तो वस्तु दर्पण के सामने जितनी दर्पण के आगे जितनी लंबवत दूरी होगी प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे दूरी भी उतनी ही होगी। ठीक है, और ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हम देखते चले, है ना। ओके, पहला क्या है, ये ओके चलिए, ठीक है। तो अब इन विशेषताओं को है ना हम थोड़ा सा समझते हैं ग्राफी रूप से। ठीक, तो जो हमने माना है, ठीक है, पहली विशेषता तो हमको समझ में आ गई कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कब आभासी बनेगा, जब वस्तु वास्तविक हो। ओके, अब यहाँ पर है ना दूसरी विशेषता, जो ये मुख्य पॉइंट था हमारा कि दर्पण के सामने वस्तु की लंबवत दूरी बराबर होगी प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे लंबवत दूरी से। ओके, अब यहाँ पर ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना हमने कहा कि ये कोई वस्तु इस तरह से कोई वस्तु समतल दर्पण, ठीक है। अब इसके सामने वस्तु रखी है तो हमें इसका प्रतिबिंब बनते हुए दिखाना है ना। तो हम इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल रूप से, ग्राफी रूप से कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम इन नियमों का उपयोग करते हैं। जैसे दर्पण के सामने वस्तु रखी तो वस्तु के बिंदु ए की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ओके, और फिर बिंदु बी की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बनाया जाएगा, तो ठीक हमने क्या समझा अभी यहाँ पे, दर्पण के सामने वस्तु की लंबवत दूरी बराबर होगी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की लंबवत दूरी। तो बिंदु ए का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से पीछे ठीक लंबवत दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर पे बनेगा। मतलब यहाँ बिंदु ए का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बिंदु बी का प्रतिबिंब भी यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, दोनों 3-3 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ हमको उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा, है ना। ये तो सिंपल केस था। जैसे अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया, हमने दर्पण को इस बार इस तरह से रख दिया। ओके, अब दर्पण को इस तरह से रख दिया, ये हमारी वस्तु है। ओके, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो अगर हम पूछे तो जनरली आप क्या कहोगे, है ना। चलो सोचो थोड़ा सा कि कहाँ बनेगा, क्या यहाँ बनेगा ऐसे, ओके, है ना, कि यहाँ बनेगा ऐसे, है ना। तो जनरली जो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंफ्यूजन हो सकता है, हम बोलेंगे कि यहाँ बन जाएगा, है ना, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब वही नियम हम दर्पण का से प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग करेंगे, ये वाला। जैसे हमें क्या समझा हमने यहाँ पे, निष्कर्ष क्या निकला कि दर्पण के सामने जैसे हमें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब में पहले बिंदु ए बनाना होगा। तो बिंदु ए कहाँ बनेगा, तो दर्पण से बिंदु ए की लंबवत दूरी, है ना, बिंदु ए की लंबवत दूरी ये मान लो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हम इसको माप लेंगे कि कितनी है, 3 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के लिए। तो दर्पण के पीछे हम कितनी लंबी रेखा खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु बन जाएगा वस्तु का, बिंदु ए। अब ये वाला है ना, दर्पण से उसके बिंदु बी की लंबवत दूरी, इसको माप लेंगे। जैसे मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर आ गई, है ना। तो फिर इधर भी हम कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर की, है ना, ये 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर कौन बन जाएगा उसका, बिंदु बी। तो ये इस तरह से। ओके, तो ये हमारा उस दर्पण से
प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। मतलब ध्यान ये रखें कि जिस बिंदु का हमको प्रतिबिंब बनाना है तो उसकी दर्पण के सामने लंबवत दूरी माप ले और उतनी लंबवत दूरी पीछे, लंबवत दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब दिखा दे, है ना। तो ये हुआ एक एग्जांपल उसका। फिर दूसरा हमने क्या कहा, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है ना। समान आकार का बनता है कैसे, उसको भी हम ग्राफिक रूप से समझ ले। ठीक है, किरण आरेख से जैसे हमने कहा ये हमारी कोई समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण के सामने वस्तु ए बी इस तरह से रखी है, तो वस्तु ए से ए बी से, है ना, चलने वाली प्रकाश किरण है ना। तो बिंदु ए से हम पहले ले रहे किरण, दो किरण हमने ली जो उस पर लंबवत आपतित हुई है। तो लंबवत आपतित हुई है किरण, ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी। ठीक है, दूसरी किरण हमने ये वाली ली इस तरह से, तो ये अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात सॉरी ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही हैं, है ना, परावर्तन के पश्चात। लेकिन अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं, ओके, तो पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश किरण हमको कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब बिंदु ए का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से उसके बिंदु बी से, ठीक है, चलने वाली दो किरणें, एक लंबवत चल रही है, दर्पण चलकर आपतित हो रही है, पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, ओके, ये वाला, है ना, तो ये हमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु के बिंदु बी का, जिसको हमने बी डैश से दर्शा दिया। तो यहाँ पर पूरी वस्तु ऐसी बन जाएगी। ठीक है, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो अब समान आकार के कैसे, है ना। तो ये दोनों किरणों पर ध्यान दे, ये दोनों किरणें परस्पर कैसी हैं, समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह पर समान होती। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वस्तु के जो प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण से, वो सदैव वस्तु के आकार का बनता है ना। और इसको हम डेली लाइफ में भी तो फील करते हैं, हम वो है ना, दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग करते ही हैं। तो उसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे दिखता है, हमारे आकार का ही दिखता है। ओके, तो ये हुआ उससे बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रतिबिंब के पार्श्व वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं, है ना। अब पार्श्व से मतलब क्या, पार्श्व से मतलब उसकी जो भुजाएं है ना, ये सारी विपरीत बदलते हुए दिखाई देगी। जैसे इसे हम एग्जांपल से समझे इस वाले को, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम दर्पण के सामने किसी अक्षर, मान लो कि P अक्षर है, ओके, तो ये अक्षर P, ये उसकी कौन सी साइड हो गई, राइट साइड हो गई, है ना, वस्तु की, ये वस्तु मान, ओके, और ये उसकी लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार बनेगा, ऐसे, है। तो ये उसकी क्या बन जाएगी, ये लेफ्ट साइड और ये उसकी राइट साइड, है ना। मतलब प्रतिबिंब के सापेक्ष ये राइट साइड हो गई, ओके, ये लेफ्ट साइड हो गई ना। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि जो प्रतिबिंब वस्तु का जो दाहिना भाग है, जो लेफ्ट साइड है, वो प्रतिबिंब की राइट दिख रही है, और इसकी जो राइट साइड है वो उसकी लेफ्ट दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होना। ओके, फिर नेक्स्ट अगला जो बिंदु हमने लिखा कि यदि दर्पण पर आपतित किरणें अभिसारी हो तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना। वैसे हम इसके एग्जाम्पल समझ चुके हैं, मतलब हाँ, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सदैव आभासी नहीं होगा। आभासी तब होगा जब वस्तु वास्तविक है, और वस्तु अगर आभासी होती जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना, हमने कहा कि समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो रही, ओके, दो प्रकाश किरणें, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे आ गई, ये प्रकाश किरण ऐसे परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई, है ना। मतलब कहीं से ये प्रकाश किरणें आ रही है और हमें इस बिंदु पर आते हुए प्रतीत हो रही है। जैसे ये इस बिंदु पर, मान लो बिंदु I पर, ठीक है,
ये बिंदु O नाम देते हैं। इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब बिंदु A पर बिंदु O पर अभिसरित हो रही है। तो प्रकाश किरणें अगर अभिसरित हो तो प्रकाश प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, मतलब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल गई है बिंदु I पर, तो यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब। और फिर जहां पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आपतित होते हुए प्रतीत होती है ना, उसे या अभिसरित होते हुए प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी वस्तु। ठीक है, तो ये हमारी आभासी वस्तु होगी। ओके, तो आभासी वस्तु होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ओके, तो ये था बच्चों हमारा समतल दर्पण और समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता है। ओके।